हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटर बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और आज से हम लोग ज्योग्राफी पे 17वीं जो बीपीएससी की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उस पर ज्योग्राफी के हम लोग विगत वर्ष के आए हुए एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सीरीज में एजुकेटर बूस्टर चैनल पर आप लोगों के लिए सभी विषय के, ठीक है, केवल ज्योग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, पॉलिटी, तमाम तरह के जो भी जीएस के खंड है सभी पर विगत वर्ष के पूछे गए जो भी जनरल स्टडी के जीएस के क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो होगा कि एक्सप्लानेशन, हर क्वेश्चन के पीछे का एक्सप्लानेशन, क्योंकि ये सब क्या है, क्वेश्चन के जोन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और आप लोगों को दिखेंगे, तो जो डिस्कशन होता होगा, आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे जाते हैं उसके डिस्कशन में स्वयं बहुत सारे फैक्ट कंसेप्ट जुड़े हुए होते हैं, वहां से भी प्रश्न बनते हैं, हर साल बनते हैं। आप लोग को इस बात को ध्यान में रखना है और इस बात को ध्यान में रख के इस डिस्कशन को सुनना है। ठीक है, और एक खास बात, आप लोगों को बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो हैं उन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया है कि परीक्षा जो होगी वो एक अपने लेवल को फॉलो करेगी। परीक्षा बहुत ही, आप ये मान के चलिए कि बहुत ही वन लाइनर तरह के बहुत ही आसान सवाल आएंगे, तो नहीं होगा ऐसा। क्वेश्चन अपने आप में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखेगा। 69th बीपीएससी के जो प्रश्नों को आप देखिए और आप मान के चलिए कि 69th बीपीएससी की तरह के प्रश्न आपको यहाँ दिख जाएंगे। और एक बात जो मैं अपने तरफ से जोड़ना चाहूंगा वो ये बात है कि 2010 से पहले, राइट, 2010 से पहले यूपीएससी की जो परीक्षा होती थी उसमें जिस तरह के जनरल स्टडी के प्रश्न आपको दिखाई पड़ते थे वो प्रश्न आपको दिखेंगे। ठीक है, उस तरह के ही प्रश्न आपको दिखेंगे हर जीएस के हर खंड में। तो आप लोग एक स्टैंडर्ड अपने आप जिसको आपको फॉलो करना है, जिस स्टैंडर्ड को, वो है यूपीएससी की परीक्षा जो 2010 से पहले आयोजित होती थी। और 2010 के बाद यूपीएससी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, प्रश्नों की प्रवृत्ति बदली है, प्रश्नों की संख्याओं को कम किया गया है, प्रश्न अपने आप में जटिल हो गए हैं, थोड़े अधिक कंसेप्चुअल हो गए हैं, फैक्चुअल भी हो गए हैं। तो इन सभी के मद्देनजर प्रश्न 2010 के बाद वाले उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीपीएससी कम से कम 2010 से पहले वाली जो यूपीएससी की जो प्रणाली थी और प्रश्न पूछने के जो तरीके थे और गहराई थी उसको फॉलो जरूर करेगा। अध्यक्ष महोदय के बाद से ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें और आप लोग बिल्कुल फॉलो करें यूपीएससी के 2010 से पहले के स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो इस रूप में मैं अब अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा और 70वीं बीपीएससी के लिए इस तरीके के जो प्रश्न के डिस्कशन है आपको समय के अंतराल पे आपको मिलते रहेंगे रेगुलर वे में। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो ज्यादा वक्त आपका ना लेता हुआ मैं चालू करता हूं अपने इस डिस्कशन को। प्रश्न नंबर पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मानक माध्य में अंतर पाया जाता है। +4 घंटे, +5 घंटे, -5 घंटे, -4 घंटे। 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए कि भारतीय मानक समय, तो देखिए क्या है इसमें जो आपके जो सवाल के जो आंसर होंगे वो बी होगा। ठीक है, +5 घंटे। अब कैसे होगा देख लीजिए। तो दिया है भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय क्या है, देखिए इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है, 82.5 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री, क्या देख लीजिए, ईस्ट ये है हमारा भारतीय मानक समय। और फिर क्या दिया हुआ है, ग्रीनविच माध्य, इसको बोलते हैं जीएमटी। ठीक है, तो जीएमटी जो होता है वो क्या है, 0 डिग्री। तो देखिए ये है 0 डिग्री और यहां पर है क्या, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों में कितना अंतर है, तो देख लीजिए अंतर को निकाल लीजिए। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस तरीके से आप सबसे पहले देखिए कि 82.5 डिग्री, जीरो है तो जीरो से घटा दीजिए 82.5 डिग्री ईस्ट को। ठीक है, ऐसे घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 82.5 डिग्री, ये मिलेगा आपको। अब देखिए 82.5 डिग्री क्या है, देशांतर है, आपको पता है ना, ये देशांतर रेखा है, इसके बीच में सब देशांतर रेखाएं हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देशांतर रेखा होती है, तो 82.5 डिग्री निकल गया। अब देखिए
और 82.5 डिग्री देशांतर आपको मिल गया। अब इसमें आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तरीका पहला क्या है, आपको पता है, मैंने बताया था कि 360 देशांतर होते हैं टोटल, और पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूम जाती है। मैंने ये बताया था कि पृथ्वी, ये है पृथ्वी, अपने धुरी पे 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, ठीक है, और देशांतर की संख्या 360 है। तो एक घंटे में कितने देशांतर को पार करती है हमारी पृथ्वी? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 360 को आप 24 से भाग दे दीजिए, तो इससे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 15 डिग्री। तो एक घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री देशांतर को क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो 15 डिग्री देशांतर यहाँ पार हो गया, ठीक है। तो एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर पार हो गए, तो 82.5 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आप 15 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को एक घंटा लगता है, तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा, आप इसको भाग दे दीजिए। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को भाग देने से क्या आ जाएगा, 15 पचे 75, ठीक है, 75 हो गया। उस वक्त 75 के बाद आप देख लीजिए फिर क्या है, यहां पर देखिए 75 के बाद आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। 75 के बाद फिर 5, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ठीक है, अब 82 और आधा तो 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री को पार करने में कितना समय लग जाएगा? तो देखिए कि जब एक घंटे में 15 डिग्री, तो 7.5 डिग्री कितना, तो आधे घंटे में, तो ये हो गया, ये 5 घंटे 30 मिनट। आप समझ रहे हैं ना। और ईस्ट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, आप चल कहां रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। ये 0 डिग्री से आप ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब ग्रीनविच माध्य रेखा से जब पूर्व की ओर हम चलते हैं तो समय जुड़ जाता है, तो जुड़ जाता है जब समय, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। और अगर यही पश्चिम की ओर होता, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर होता, मतलब इधर होता, तो इधर माइनस होता, ये माइनस, और इधर है तो क्या है, प्लस, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ 5 घंटे ही मात्र लिखा हुआ है लमसम। तो लगभग में मान के चलिए, जब ये ऑप्शन ही ऐसा बना है तो आपको एक तो चुनना ही है, तो 5 घंटे लिखिए, एक्चुअली प्लस 5.5 घंटे आगे समय होगा। निकल गया, ये देख लिए, ठीक है। वैसे एक ही मेथड में छोड़ देता हूं, ठीक है। आप लोग इसको अगर अच्छे से जानना है तो मेरा अक्षांश और देशांतर पे जो क्लास है, ठीक है, काफी बृहद और कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहां से एक बार गुजर जाना चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार वहां से जाइए और वहां से लाभ लीजिए। अगला सवाल, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, देख लीजिए तो जरा। ये भी 69th बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है 2023 में। देखिए स्टैंडर्ड के लिहाज से देखिए तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बोलता है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो जब तक आप मैपिंग ठीक से नहीं किए हैं ना, तो लगभग अगर अंदाज से ही इस सवाल को सही करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम है। मैपिंग जो करेगा वो बिल्कुल इस सवाल को कर सकता है। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो इस सवाल को देखिए, तो इस सवाल में जो दिखाई दे रहा है आपको क्या हो सकता है, जरा आप इसको एक बार अटेम्प्ट लीजिए अपने स्तर पे, फिर हम लोग तो देखेंगे ही, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को देखिए, तो किस पठार पर कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा क्या है, एक दूसरे को काटती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बघेल खंड के पठार पे। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेरा ध्येय ये नहीं है कि मैं जल्दी से इस चीज को खत्म कर दूं, मेरा ध्येय ये है कि मैं ऐसा डिस्कशन करूं जो फ्रूटफुल हो, और अगर इसके इर्द गिर्द से सवाल आए तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल गलत ना हो, बाकी सबसे गलत हो जाए। तो देखिए, तो हम लोग एक मैप ड्रॉ करते हैं। तो देखिए स्कीमेटिक मैं मैप ड्रॉ करूंगा। ये स्कीमेटिक मैप है, मतलब कि जितनी आवश्यकता होती है मैप उतना ही ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उतना ही ड्रॉ किया जाता है मैप, ठीक। अब यहां देख लीजिए आप, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर आप देखिए कि 82.5 डिग्री की रेखा यहां से पार होती है, ये, ठीक है। यही है हमारा क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय। इसे ही क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। उसके बाद फिर क्या है,
देखिए उसके बाद क्या होता है कि यहां से हमारी जो एक लाइन पार होती है इसको कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो ये कर्क रेखा क्या है यहां पर, ठीक है, ये देख लीजिए 23.5 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कर्क रेखा है। तो ये दोनों जहां पे कट करते हैं ना, यही है क्या, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इसी को कहते हैं क्या, बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार विस्तृत है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कुछ एमपी में भी पड़ जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पठार कहीं निश्चित नहीं है, ये एक विस्तृत पठार है। लेकिन जहां पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ये जहां पे दोनों क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो क्रॉसिंग पॉइंट जो है ना, ये क्रॉसिंग पॉइंट जहां कटान बिंदु जो है, ये कहाँ है, सूरजपुर जिले में। सूरजपुर एक जगह है जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है, एक नया जिला बना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक जिला है जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के प्रदेश में प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो सूरजपुर के पास में ये एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख लिए। और अगर ये कहा जाए कि जो आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय है, भारत के किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, अगर ये आ जाए तो आप इसको देखिए, यूपी, ठीक है, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर कहां पे है ये, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, इसको याद रखिएगा, सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर आ जाए कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, ठीक है, तो कर्क रेखा जो गुजरती है ना, वो अगर आ जाए आपको अगर उसको बताना हो, तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो कहां से गुजरती है, तो देखिए यहां से, तो ये गुजरती है गुजरात, गुजरात के बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में फिर कहां से, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं, यहां से गुजरती है। और गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये हो गया। तो देखिए डिस्कशन कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, देखिए कितना चीज इसमें आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को ये सब समझ जाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी या अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी क्या है, अक्षांशीय लंबाई, अक्षांशीय लंबाई सर्वाधिक है। अक्षांशीय लंबाई का मतलब क्या हुआ कि जैसे कहने का मतलब ये है कि वह कौन सा देश है जो ज्यादा लंबा है, ये अक्षांशीय लंबाई ये हुआ, मतलब एक अक्षांश ये और एक अक्षांश ये, ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें अक्षांशीय लंबाई सर्वाधिक है, ये सवाल है। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इसमें क्या गलती किए थे कि जब सवाल आया था तो सर्वाधिक अक्षांशीय लंबाई किस देश की है, तो लोग इसे देशांतरीय दूरी को लोगों ने देखा, इसके अकॉर्डिंग लोगों ने उत्तर किया, और बहुत सारे लोगों ने क्या, रूस उत्तर लगा करके सही चले आए, ठीक है। तो आप लोग को गलती नहीं करना। देखिए फिर बोल रहा हूँ, बहुत लोग रूस क्यों लगाए थे इस कंफ्यूजन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये समझ लिया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सर्वाधिक अक्षांशीय लंबाई ये होगा। तो सर्वाधिक अक्षांशीय लंबाई किसकी है, अक्षांशीय लंबाई किसकी है, तो किसकी है, तो यहाँ पर चिली हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा चिली दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है, ठीक है, जो कि पश्चिमी किनारे से लगा हुआ देश है, ठीक है ना, पश्चिमी किनारे से लगा हुआ एक देश है। और ये ठीक है कितना, तो लगभग 17 डिग्री साउथ, मतलब कि 17 डिग्री साउथ अक्षांश से लेकर के 56 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में विस्तृत देश है, ठीक है। तो लमसम ये इसका अक्षांशीय विस्तार भी है, आप याद रख सकते हैं, क्योंकि उत्तरी दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप है, ठीक है ना, ये लगभग 0 डिग्री से नीचे विस्तृत है, मतलब कि भूमध्य रेखा से नीचे विस्तृत है। तो लगभग ये पूरा महाद्वीप, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम देशों को छोड़ दिया जाए
तो पूरा का पूरा विस्तार इस देश का दक्षिणी मतलब कि दक्षिण की ओर ही है, ठीक है ना। तो दक्षिण की ओर है, तो इसलिए चिली का विस्तार जो है 17 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इस देश का विस्तार है। देख लिए हम लोगों ने, देखा हम लोगों ने। तो ये 65वीं बीपीएससी का सवाल था, ये बहुत ही रिपीटेड सवाल है, ठीक है ना। तो अन्य दूसरे परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है। आगे चलिए, और रूस के बारे में तो वो बता ही दिया। सबसे अधिक अगर देशांतरी विस्तार वाला आएगा तो आप लगा लीजिएगा, ओके, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। देखिए, अब ये तो बहुत सिंपल सवाल है। आप जाइए, जाकर के मेरे जो भी प्रीवियस मैंने पढ़ाया है अक्षांश और देशांतर, देखिए, उस पर आपको समझ आ जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये वैसे ये 69 बीपीएससी 2023 में पूछा हुआ सवाल है ये, तो इसको देख लीजिए आप। इसका मैंने वहां पर डिटेल में एक बात क्या बताया था कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं परीक्षा में। 2 ऑप्शन मिल सकते हैं। एक मिल सकता है क्या, 181, कुछ एग्जाम में 181 भी सही माना गया है, और 169। तो दोनों आपको बात देखना है, कैसे दोनों सही होगा आप देख लीजिए। आप देखिए कि ग्लोब को आप देखिए, ठीक है। मैं जरा सा इसको मिटा लूं और फिर आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब क्या है कि आप ग्लोब पे देखिए पहले। तो ग्लोब पे देखेंगे तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा। देखिए, ग्लोब पे जब देखेंगे ना, तो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। और इस ग्लोब पे जाके देखिए तो ये 0 डिग्री है। इसको हम लोग क्या इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर, या फिर इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और ये 23.5 डिग्री पे हम जब जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा, या फिर इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये 66.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ पे। वैसे ही आप यहाँ आइए तो 23.5 डिग्री क्या है, साउथ। इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। इसी तरीके से 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं हम, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और फिर इसे क्या कहते हैं हम, 90 डिग्री साउथ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ प्रमुख अक्षांशों को खींच के दिखाया है, लेकिन पूरे अक्षांश कितने होते हैं, 90। देखिए 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री नॉर्थ है। तो 0 डिग्री से जब ऊपर गया तो कितने हैं, 90, ठीक है। और 0 डिग्री से जब नीचे आया तो देखिए 90, देखिए 90 डिग्री साउथ दिखाई दे रहा है ना, 90। और ये 0 डिग्री को भी 1 मानते हैं। तो सबको आप जोड़ दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 181। तो 181, लेकिन देखिए आपके आंसर में 181 कहीं है ही नहीं, तो आपको ऑप्शन से देखना है। तो देखिए, दूसरा तरीका क्या होता है ना, दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है, इन दोनों को देखिए, ये कोई सर्कल नहीं है, ये कोई रेखा नहीं है, ये कोई लाइन नहीं है। तो अक्षांशीय रेखा जो होती है वो एक सर्कल होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अक्षांश जो होता है वो एक सर्कल है, पूरे ग्लोब पर खींचा जाता है, पूरे ग्लोब पर ऐसे, ये ऐसे खींचा जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है इसको ऐसे। तो ये एक सर्कल है, पूरा सर्कल का रूप ले लेता है ये। और धीरे धीरे विषुवत रेखा से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सर्कल की जो लंबाई होती है वो घटती चली जाती है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, और 90 डिग्री पर जाकर के, पोल पर जाकर के, ये ध्रुव पे जाकर के एक पॉइंट का रूप ले लेती है। जस्ट पॉइंट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, ओके। तो देखिए दोनों जगह ये पॉइंट बन गई। तो पॉइंट को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्कल के रूप में नहीं लेते हैं, अक्षांश रेखा के रूप में नहीं उसको अकाउंट में लेते हैं। इसलिए दो, नॉर्थ और साउथ दोनों को यहाँ पे हम घटा देते हैं। तो देखिए, तो 181 से 2 घटा दीजिए जरा, तो 179 आ जाएगा, 179। तो इसलिए आपका क्या उत्तर सही होगा, 179, ठीक है। ये ए आंसर आपका सही होगा। समझ गए आप। देखिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए, कौन सा देशांतर प्रधान यामयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री। अब देखिए, ये सवाल थोड़ा सा हटके है, यूपी पीसीएस में ये 2000 में प्री में सवाल पूछ चुका है। तो आप इसको देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के प्रेशर में जो है ना गलती करवाने के लिए पर्याप्त है, एकदम पर्याप्त। अगर आपको पूरा का पूरा संकल्पना अगर अक्षांश और देशांतर का क्लियर नहीं है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्लियर नहीं है, तो विश्वास मानिए ये सवाल अगर अभी आपको आसान लग रहा है, परीक्षा में आप जरूर गलती करेंगे। आइए डिटेल में देखें। हालांकि इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका उत्तर मैं डिस्कशन के बाद बताऊंगा। तो आप जाकर के देखिए हमारे वीडियो में। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, एक जगह नहीं मिलेगा कहीं। ओके, तो आप लोगों को फायदा जरूर होगा। देखिए, तो कौन सा देशांतर प्रधान यामी उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो देखिए, तो ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है, राइट। अब इस ग्लोब को आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ बात हो रही है किसकी? तो इसकी ये बात हो रही है यहाँ पर देशांतर रेखा की। तो यहां से मैं एक देशांतर रेखा अगर ऐसे खींचता हूं तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा। इसे ही कहते हैं प्रधान यामी उत्तर। ठीक है, प्रधान यामी उत्तर। अब देखिए, इस तरीके से आप खींचते जाइए तो ये अन्य देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। तो ऐसे पूरे देशांतर रेखाओं को आप मिलाइए, जरा मिलाइए, और इस तरीके से जब सारे देशांतर रेखाओं को आप मिला देंगे तो एक नेटवर्क बनेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री। अब इधर जाइए तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा, और इधर जाइए तो दोनों तरफ जब जाइएगा तो इधर 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री, और इधर भी 180 डिग्री। ठीक है, राइट। मैंने जब बोला था कि इसे जब खोल देंगे आप, तो खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये 0 डिग्री, इसे ही क्या कहते हैं? प्रधान यामी उत्तर। और इस तरीके से जब आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो इधर आ जाएंगे तो सबसे पश्चिम में आएंगे तो 180 डिग्री, और जब सबसे पूरब में आप ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे, बहुत सारे, ये कुल टोटल कितने हैं? तो 360 है। यहाँ पर पूरा मैं खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आपको बस समझ जाना है 180। तो जब इस ग्लोब को खोल देंगे तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक बात आप जान लीजिए कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है वो कुछ और नहीं है बल्कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट है का कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? 0 डिग्री, इसे ही प्रधान यामी उत्तर कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या है? 180 डिग्री। और 180 डिग्री जो होता है यही ईस्ट है और यही वेस्ट है। ये कोई दो देशांतर बिल्कुल नहीं होता है। कंफ्यूजन में आप मत पड़िएगा कि ये 101 और ये 180 दोनों अलग अलग हैं, एकदम नहीं है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो एक ही होती है, बिल्कुल सेम होती है। एक ही देशांतर रेखा जो होती है वो एक बार जब हम पश्चिम से जाते हैं तो पश्चिम की ओर प्रतीत होती है, एक बार पूरब से जाते हैं तो पूरब की ओर प्रतीत होती है। लेकिन 180 डिग्री देशांतर रेखा दो नहीं होती है, वो केवल एक होती है जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट होती है। अब देखिए, सवाल फिर से पढ़िए कि कौन सी देशांतर प्रधान यामी उत्तर? प्रधान यामी उत्तर का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री, ठीक है, प्रधान यामी उत्तर के से मिलकर ग्लोब पर एक बृहद वृत्त का निर्माण करती है। तो प्रधान यामी उत्तर के साथ मिलकर के 180 डिग्री ही तो एक बृहद वृत्त का निर्माण कर रही है ना। जैसे कि ये ग्लोब है तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये लाइन मैंने खींच दिया, ये प्रधान यामी उत्तर है। देखिए तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री। तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री। ये तो देखिए ये ही तो मिलकर के एक पूरा सर्कल या फिर एक बृहद वृत्त का निर्माण करेगी। तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा डी। ऐसे अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक देशांतर एक बृहद वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, प्रत्येक देशांतर एक बृहद वृत्त का निर्माण करता है। कैसे? तो देखिए, दो देशांतर रेखाओं के मान को जब जोड़ देंगे ना तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, मतलब मान लीजिए कि अगर 90 डिग्री पश्चिम पूछा है, ठीक है, 90 डिग्री अगर पश्चिम पूछा है तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? या 90 डिग्री पूर्व हो 0 डिग्री, तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 180 से आप घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? 180 से घटा दीजिए 90 को, तो 90 से घटा दिए 180 को, तो फिर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री भी एक बृहद वृत्त का निर्माण करेगा। जब 90 डिग्री पश्चिम अगर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पश्चिम, तो आप 180 से 90 डिग्री घटाइए तो 90। तो 90 डिग्री का जो देशांतर है वो 90 डिग्री के साथ मिलकर के एक क्या बनाएगा? बृहद वृत्त का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से ये सवाल है। तो इस सवाल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस क्वेश्चन नंबर 6, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच पर 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये भी
69 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो 69 बीपीएससी में अभी मैंने आपको दो सवाल दिखा दिए, 2-3 सवाल दिखा दिए, तो कितना महत्वपूर्ण है चैप्टर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का आपको बताना है, स्थानीय समय निर्धारित करना है जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हो। तो देखिए, तो हम लोग एक अपना चार्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 0 डिग्री। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि 0 डिग्री पर क्या है ग्रीनविच मध्याह्न, ग्रीनविच रेखा पर क्या है दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 12 बजा दीजिए। दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 कब? दोपहर, दोपहर मैंने दोपहर लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया दोपहर। अब आगे चलिए, फिर कहता है 90 डिग्री पे क्या है थिम्पू है 90 डिग्री पे। तो ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहां लिख लू मैं 15 डिग्री। किधर जा रहे हैं हम? पूरब की ओर। देखिए पूरब लिखा हुआ है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है ना? 15, 30, 45, 60 और ये 75 और ये 90 डिग्री। ये क्या है? पूरब, ये है पश्चिम। तो हमको तो पूरब से मतलब है, तो 90 डिग्री पहुंच गए हम। फिर क्या कहता है इस पर ही स्थित है थिम्पू या भूटान स्थित है। तो बताना है कि बताइए कि इस पर कितना बज रहा होगा। ठीक है, तो कितना बज रहा होगा इस पर? तो चलिए देखें। तो इसको निकालने के लिए मैंने बताया था कि पहले देखना है कि कितना डिग्री देशांतर आप आगे बढ़ गए। तो 90 डिग्री आगे बढ़ गए, 0 से 90 डिग्री आगे बढ़ गए। तो लिख लीजिए पहले 90। टोटल देशांतर कितना पार हुआ? 90। ठीक, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि पृथ्वी क्या है 360 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 1 घंटे में कितना समय लगता है। बार बार मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइए। 360 डिग्री पूरा देशांतर था और 24 घंटे में जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार पूरा घूम जाती है तो 360 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को समय कितना लगता है? कितना? तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर को पार करती है? 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। तो 90 डिग्री को पार करने में, तो 90 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा क्या 6 घंटे। मतलब कि 6 घंटे में पृथ्वी 6 घंटे में, ठीक है, पृथ्वी क्या है 90 डिग्री देशांतर को पार कर जाएगी। तो इसका मतलब कि थिम्पू पे जो समय हो रहा होगा, नेपाल में जो समय हो रहा होगा, वो जब 12 बज रहे होंगे दोपहर अभी हमारे पास, तो उस समय थिम्पू में कितना समय हो रहा होगा? तो 6 बजे क्या हो रहा होगा? शाम। 6 बजे क्या हो जा रहा होगा? शाम। शाम हो जाएगा 6 बजे। ठीक है, 6 बजे क्या हो जाएगा? शाम हो जाएगा, या फिर 6 PM हो जाएगा, 6 PM। ठीक, तो ये हो जाएगा। ये आसान सा सवाल है, देखिए ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। ठीक है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। तो कहता है कि काहिरा का समय क्या है? ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अतः यह स्थित है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। ये 53वीं से 55वीं बीपीएससी द्वारा आयोजित 2011 का सवाल है। तो देखिए इसको भी बनाने में कुछ भी नहीं है, ध्यान देना है कि क्या कह रहा है कि ये कहता है ये कि देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। मतलब कि ग्रीनविच तो आपका 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री क्या है? ग्रीनविच है। तो इससे 2 घंटा आगे है। मतलब कि ये आगे इधर होता है, पीछे इधर होता है। तो 2 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 2 घंटा आगे है। तो 2 घंटा आगे हो गया। अब 2 घंटा आगे का मतलब क्या? मैंने बोला था कि पृथ्वी एक बार अपने धुरी पर पूरा घूमने में, रोटेशन करने में, घूर्णीय गति करने में पूरा कितना 24 घंटे का समय लेता है। तो एक बार पूरा घूमा तो 24 घंटे का समय लग गया। इसका मतलब कि 360 देशांतर को भी तो 24 घंटे में पार कर गया, हमारी पृथ्वी ने पार की है। तो 1 घंटे में देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो 360 डिग्री 24 घंटे में पार करती है। तो 24 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। तो 15 डिग्री तो मतलब 360 डिग्री को पार कर रही थी 24 घंटे में, तो 15 डिग्री को पार करेगी 1 घंटे में। ठीक है, तो बोलता है कि 2 घंटा आगे है। जरा देखिए सवाल को,
ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है काहिरा का समय, तो 2 घंटा आगे है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर को पार करती है हमारी पृथ्वी, तो 2 घंटे में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को पार करेगी, तो ये हो गया 15 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो 2 घंटे में 30 डिग्री को पार करेगी। लेकिन क्या पूरब या पश्चिम, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में है, 30 डिग्री पश्चिम देशांतर भी है और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर भी है, तो आपको उत्तर क्या करना है, पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि आगे है, समय आगे है, तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे और पीछे का चक्कर भी मैंने बताया बड़ा डिटेल में, कि मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, तो सन से जो लाइट आ रही है, तो सबसे पहले किधर, कौन से देशांतर पर पड़ेगा, 30 पर, उसके बाद फिर 15 पर, फिर 0 डिग्री पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। तो समय इसी तरीके से सबसे पहले पूरब में ही समय होता है, सूर्योदय होता है, तो समय क्या है, पहले पूरब की ओर से ही समय का प्रारंभ होता है, सूर्य के प्रकाश के पूर्व की ओर से आने की वजह से। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, ठीक है, ये 44th बीपीएससी 2000 में आया हुआ सवाल है ये, तो अफ्रीका से, एशिया से, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, ठीक है, ये आप लोग इसको देखिए समझने के लिए, तो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है ना, वो किस तरीके से खींची गई है, देखिए कुछ इस तरीके से है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री, ठीक है, इसको ईस्ट वेस्ट जो कहना है कहिए, ठीक है, ये 3 जगह से विचलित है, कितने जगह से, 3 जगह से विचलित है, 1, 2 और 3, तो 3 जगह से विचलित है, तो विचलित है 3 जगह से, ठीक है, मुड़ी है, माने कि बेंडेड है, तो मुड़ी कहां से है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो मुड़ी है 8 जगह से। तो देखिए ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा इसको आप, तो इस तरीके से इसको आपको समझना है, विचलित है 3 जगह से, मुड़ी हुई है 8 जगह से। इधर का जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, ये है रूस का क्षेत्र, ठीक है, ये इधर का जो एरिया है आप देख लीजिए, इस तरफ जो है वो रसिया का एरिया है, रशिया, और ये किधर है, इधर के एरिया में क्या है, यूएसए, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, एलुशियन द्वीप जो यूएसए का है उसको बचाने के लिए यहाँ मुड़ गया, और यहाँ पे रसिया का जो क्षेत्र है साइबेरिया का, उसे बचाने के लिए इसको मुड़ा गया है, क्योंकि जब इस पे सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, तो सम्मेलन में जो सभी देश जब एकत्रित हुए तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि इस 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ठीक है, इसके पूरब और पश्चिम दोनों तरफ गमन करने पे 1 दिन का अंतर पड़ता है, ठीक है, 1 दिन का क्या पड़ता है, अंतर। अगर इस रेखा के, अगर इस जो रेखा दिख रही है 180 डिग्री, इसके अगर पश्चिम गमन करें हम, मतलब कि इधर अगर चले जाएं, पश्चिम गमन करें, तो 1 दिन का लाभ होता है, 1 दिन का लाभ होता है, 1 दिन का लाभ होता है। और जब हम पश्चिम की ओर, पूरब की ओर गमन करते हैं तो 1 दिन का नुकसान होता है। क्या होता है, 1 दिन का क्या होता है, नुकसान, 1 दिन का नुकसान हो जाता है। तो ये है, तो कैसे और क्यों होता है तो आप जाकर के देखिए, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में किए गए हैं, मैंने पूरे 1 क्लास इस पे लिया है, तो ये देखिए इस तरीके से ये बनी हुई है। तो इस सभी सम्मेलन में सभी देशों में क्या हुआ, एक मतैक्य हुआ कि इसे किसी भी द्वीप पर या किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र से नहीं गुजारना चाहिए, क्योंकि अगर गुजार दिया जाएगा तो उस देश में 24 घंटे का समय का अंतर एक ही देश के अंदर पड़ जाएगा। जैसे एलुसियन द्वीप, जैसे देखिए ये एलुसियन द्वीप जो है यूएसए का, वो बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो बताइए अगर मान लीजिए कि इसे, इस रेखा को अगर 180 डिग्री पे ही चला करके लाया जाता तो क्या हो जाता, तो इससे ये हो जाता कि ये जो एक ही अमेरिका के, एक ही पूरे यूएसए में देखिए थोड़े से दूरी पर एलुसियन द्वीप के कुछ द्वीपों पे समय 24 घंटे का अंतर पड़ जाता है,
कुछ मान लीजिए इसे ऐसे गुजारा जाता तो कुछ द्वीप जो है 24 घंटे के अंतर पे कार्य करते और कुछ देश में उसके कुछ द्वीप पे 24 घंटे का अंतर पाया जाता। तो कुछ ही द्वीप में जस्ट कुछ ही मीटर, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे ही 24 घंटे का अंतर आ जाता समय में। तो प्रशासनिक गतिविधि क्या होती है, कमजोर पड़ती, व्यापारिक गतिविधि में भी दिक्कत आता। ठीक है, तो इस तरीके से दिक्कत होता। और यहाँ पर देखिए रूस का जो क्षेत्र है ये घुसा हुआ है ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि इससे सीधा गुजारा जाता तो रूस के साइबेरिया की जो सबसे अंतिम छोर है उस पर से गुजरती तो थोड़े से देखिए इस गुजरने पे इधर और इधर 24 घंटे का अंतर होता। तो बताइए क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं है। इसी तरीके से कुछ हर जगह कुछ द्वीपों को बचाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिजी द्वीप, ठीक है, फिजी द्वीप को बचाने के लिए यहाँ पर, ठीक है ना, और किरिबाती, इन दोनों द्वीपों को बचाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बैंड किया गया, मोड़ा गया। तो इस तरीके से इसको मोड़ा गया और सभी देशों ने मिलकर के ये बात किया कि इसे अधिक से अधिक महासागर से गुजारा जाएगा, ठीक है, जिससे किसी भी तरीके के समय पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसीलिए इसे प्रशांत महासागर से गुजारा गया। ठीक है, तो ये रेखा जो है प्रशांत महासागर से गुजरती है 180 डिग्री की लाइन। तो इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। राइट, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, कौन सा दिन होगा? तो देखिए इसे भी मैं समझा देता हूं आपको, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा कि कहने का मतलब यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो इसको भी आप सीजन वाले मतलब कि जो वीडियो है उससे जाकर के अपने सारे चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये सवाल कब से आया हुआ है? 48 से 52 बीपीएससी में 2008 में। तो देखिए क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है जो अद्भुत है, वंडरफुल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है सवाल आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो देखिए ये देखिए ये ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है, राइट, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है ये। देखते हैं तो क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो एक बात बताइए कि सबसे बड़ा दिन का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा दिन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा दिन का मतलब होता है कि यहां पर ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और ये है सन। तो क्या कहते हैं कि देखिए तो कि जब मैं 22 दिसंबर की बात कर रहा हूं, 22 दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो 22 दिसंबर में क्या होता है, 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर है, अपने धुरी पर है। ठीक है, तो मौसम में जो परिवर्तन होता है वो दो कारणों से होता है। एक तो पृथ्वी का परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, और एक अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव, तो दोनों का प्रभाव आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो पृथ्वी जब घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो एक घूमने के दौरान एक अवस्था आती है दिसंबर के समय, जब पृथ्वी क्या होता है, भ्रामक गति के दौरान सूर्य का दक्षिणायन होता है। तो क्या होता है कि अब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कहाँ पहुंचता है, डायरेक्ट मकर रेखा पर, 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर पहुंचने की वजह से क्या हो जाता है, अब देखिए कि मकर रेखा पे पहुंचने के वजह से क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा सारा कारण। तो मकर रेखा पर पहुंचने की वजह से होता यह है कि ये मकर रेखा पे पहुंचने की वजह से क्या होता है, देखिए कि दिन की लंबाई बढ़ जाती है। दक्षिण गोलार्ध में दिन की लंबाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश, सीधी किरणें सूर्य की या ऊर्जा की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है, 23.5 डिग्री दक्षिण पर या मकर रेखा पर। तो देखिए दिन की लंबाई बढ़ गई, ये है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए दिन की लंबाई क्या है, ये दिन की लंबाई बढ़ गई, और रात की लंबाई देखिए ये छोटी हो गई। ये देखिए ये रात की लंबाई क्या हो गई, छोटी हो गई, इतनी ही है। और दिन की लंबाई इतनी बढ़ गई, इतनी, ये जो है ये दिन की लंबाई बढ़ गई। तो दिन की लंबाई बढ़ गई, तो यहाँ पर देखिए कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, कब होगा? तो देखिए ये दिसंबर का समय है,
ये कब का समय है? दिसंबर का, 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर का है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। उसके अगला सवाल देखिए, उसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो देख लीजिए, जस्ट उल्टा चलता है। मैंने बताया था ये 22 दिसंबर का जो समय है, 22 दिसंबर का जो समय है, इसको क्या कहते हैं? दक्षिण गोलार्ध में। मेरे बातों को बिल्कुल शब्दशः समझना पड़ेगा आपको, एकदम शब्दशः। यहाँ पे तो थोड़ा सा लिमिटेशन है क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जब एक्चुअल जो क्लास होती है उसमें आप जाके देखिए बहुत डिटेल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगा कि जब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में है, मतलब कि ग्रीष्म काल है, मतलब कि गर्मी का दिन है, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश मकर रेखा पे है, तो इसे कहते हैं दक्षिण गोलार्ध के लिए क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक। क्या कहते हैं इसे? समर सोलेस्टिक। इसे क्या कहते हैं? समर सोलेस्टिक। तो यहां पर मिटा के मैं लिखता हूं क्या? समर सोलेस्टिक। सोलेस्टिक, समर सोलेस्टिक, या इसे ही क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, या इसे ही क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। कुछ भी कहिए, मकर संक्रांति, इसे ही क्या कह सकते हैं आप? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। ठीक है, और इसी समय जब आप उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या है? तिरछी पड़ती हैं। तो देखिए, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, तो दिन की लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी। तो देखिए, दिन की लंबाई छोटी हो गई और रात की लंबाई बड़ी हो जाती है। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। एक ही आंसर होगा दोनों के क्वेश्चन में, दोनों का क्वेश्चन बदल गया है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जब होगा, उसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है मकर रेखा पे, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन होगा, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है कर्क रेखा पे, तो सबसे छोटा दिन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? जरा देखिए इस सवाल को, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ठीक है, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो जे विल्सन या ए वेगनर, ठीक है, इसी को अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं, डू टोइट एच हेस, या इसी को हैरी हेस कहते हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, ये 67th बीपीएससी का सवाल है 2022 का। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है ना, कि जैसे इसमें आपको ये बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, कि महाद्वीप क्या है? विस्थापित होते हैं, महाद्वीप एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे कोई भी किताब पढ़िए, आपको ये चैप्टर मिलता है बिल्कुल, इसीलिए सवाल बनता है यहाँ से। ठीक है, तो इस सवाल को जब आप देखेंगे तो इस सवाल का उत्तर बिल्कुल फैक्ट है। कौन दिया था? तो वेगनर ने दिया था, वेगनर महोदय ने दिया था। इनका नाम, पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वेगनर, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। तो देखिए अल्फ्रेड वेगनर महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के थे। आप लिख लीजिए, जर्मन थे ये, जर्मनी के थे। और क्या थे ये सबसे महत्वपूर्ण बात अभी है कि ये एक जलवायुवेत्ता थे। कौन थे? जलवायुवेत्ता थे, जलवायु विज्ञानी थे, जलवायुवेत्ता, जलवायुवेत्ता, जलवायुवेत्ता थे ये, मतलब कि जलवायु विज्ञान के ये जानकार थे। तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि इन्होंने दिया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो ये आ जाएगा कभी कि ये क्या थे? एक भूविज्ञानी, ठीक है, एक जियोलॉजिकल, मतलब कि एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, या एक कुछ भी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है बना करके। तो आपको याद रखना है कि जलवायुवेत्ता थे ये, ठीक है, जर्मन के थे। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया कि महाद्वीप जो है स्थिर नहीं है, वो विस्थापित होते हैं। ठीक, उन्होंने बताया था कि प्रारंभ में, ये सिद्धांत मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा अपनी कक्षा में आप लोगों को। तो उन्होंने बताया था कि क्या था, कि शुरू में विषुवत रेखा के पास में सभी महाद्वीप क्या थे? एक जगह जमा थे, ठीक है, एक जगह एकत्रित थे। ठीक,
एकत्रित थे महाद्वीप, सभी महाद्वीप एक क्या थे, एकत्रित अवस्था में थे ये, तो इसे इन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा। सभी महाद्वीप एक जगह एकत्रित थे, ठीक, सभी महाद्वीप एक जगह एकत्रित थे, तो एकत्रित थे तो इस अवस्था को उन्होंने क्या कहा, पूरे सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहा जाता है, एक बहुत बृहद महाद्वीप, सुपर कॉन्टिनेंट को इन्होंने क्या कहा, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था, इसे इन्होंने क्या कहा, पेंजिया, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, पेंजिया, ठीक है। और पेंजिया के चारों तरफ सागर था, इसे इन्होंने क्या कहा, पैंथालासा, क्या कहा उन्होंने, पैंथालासा कहा, याद रखिएगा, सागर को क्या कहा, पैंथालासा। फिर क्या आगे हुआ कि इसमें कुछ फोर्स या कुछ गति काम की, तो पेंजिया का विभाजन हो गया, तो पेंजिया का विभाजन हो गया बिल्कुल इस तरीके से। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा उन्होंने, ये पेंजिया हो गया, नीचे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा, दो भाग में बट गए, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हुआ, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड बना दिए, ठीक है, ठीक। और ऊपर वाले को लॉरेंसिया कहा गया, या बहुत लोग अंगारा लैंड भी कह देते हैं, तो इसको लॉरेंसिया, ये दो भाग में बट गया। फिर धीरे धीरे स्नेह स्नेह क्या हुआ कि बंटवारा होता चला गया, और यहाँ से जब बटा, जब महाद्वीप बटे, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इधर कंटिनेंट बट गया, और इधर से यूरोप वाले कंटिनेंट बट गए, और नीचे दक्षिण गोलार्ध में जब गए तो इधर से क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, फिर भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो, ठीक है, फिर इधर से चले आए तो ऑस्ट्रेलिया, और बहुत सारे जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं वो सब इससे बढ़ करके अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हो गया। और ये सब महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ की दिशा इधर है, कुछ की दिशा इधर है, कुछ की दिशा इधर है, ठीक है, कुछ जो है वो इधर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं, सबकी दिशा अलग अलग है। अब ये दिशा क्यों है, तो क्यों है और कैसे है, तो ये सब चीजें डिटेल में आएंगी भू जियोमॉर्फोलॉजी में, जो कि होम्स महोदय आएंगे अपने संवहन के सिद्धांत को लेकर के, और वो देंगे संवहन का विचारधारा, संवहन का विचार देंगे, धारा देंगे, क्योंकि संवहनीय धारा जो होती है पृथ्वी के अंदर से क्या है, जो मैग्मा है उसके द्वारा लगाया गया एक फोर्स है, जिसके वजह से जो मैग्मा का जो गति है, जो दिशा है, उसके आधार पे जो भी भूखंड है, जो भी कंटिनेंट है, वो उस तरीके से बह रहे हैं। तो इस तरीके से इसको देखा जाएगा। तो आज मैं इस कक्षा को यहीं पर रोकूंगा, और आप लोगों को मैंने जितने क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन किया, इस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो लमसम आप लोगों के पास, सभी के पास होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से कोई लेना देना नहीं है, बात क्वेश्चन के डिस्कशन से है, उसके डेप्थ से है। देखिए ये डेप्थ कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के मतलब कि नेक्स्ट बनने वाले प्रश्नों के पास ले जाएगा, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। आप लोग नियमित रूप से अब हम लोगों के चैनल पे, एजुकेटर्स बूस्टर पे, नियमित रूप से आप लोगों को अब 17वीं बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन है वो मिलता रहेगा। आप इसको करिए और विश्वास मानिए, आपको इसका लाभ परीक्षा में दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग नियमित रूप से लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, और जम के देखिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।